इसका नाम क्या है? इसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अल्लाह की कसम। देखिए, बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, है ना। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मतलब जो बनते हैं एटम से, है ना। तो कुछ लाइफ लिविंग कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे लाइफ आगे चल जाती है, जिन मॉलिक्यूल्स उनको बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल, जिनसे लाइफ आगे बढ़ जाती है। चाहे फैट्स है, वाइटामिन है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स है, वो सारे इसमें आ जाते हैं। अब थोड़ा बहुत हमें देखने पहले ये देखिए, आप हल्का सा कुछ बेसिक्स देखिए। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? दे आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स। पहली बात याद रखनी, दे आर प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स, ठीक है। दैट फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट फंक्शंस ऑफ द सेल। जाहिर सी बात है। अब बायोमोलिक्यूल में दो टाइप्स होते हैं, ये तो जो कि आप जानते हैं, बचपन से पढ़ा होगा आपने। इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, है ना। इनऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? जैसे वाटर एक इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। H2O उसको बोलते हैं, वो इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। वाटर जो है, दैट इज इनऑर्गेनिक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इनऑर्गेनिक होता है वो। जैसे मिनरल्स, हमारे सॉल्ट्स होते हैं, आयंस होते हैं, दे आर ऑल्सो व्हाट? इनऑर्गेनिक। दे आर और इनऑर्गेनिक, पता है किस लिए आमतौर पर इस्तेमाल हो जाती है? बात याद रखनी चाहिए। दे आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सेल एनवायरनमेंट। सेल में जो एनवायरनमेंट मेंटेन करना होता है, रिएक्शंस मेंटेन करनी होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उसके लिए हेल्प करता है वाटर, मिनरल, सॉल्ट, है ना। जो इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, या बोले कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो असल में क्या होते हैं? वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, है ना। तो जैसे हम जानते हैं, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, है ना। इसमें जो है प्रोटीन्स आ जाते हैं, है ना। इसमें जो है हमारे लिपिड्स आ जाते हैं, मतलब फैट्स। इसमें जो है हमारे न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं, है ना। डीएनए, आरएनए वगैरह। फिर हम देखेंगे वो सब कुछ। अब पहले मैं आपको फिलहाल बोल रहा हूँ बेसिक सारा में क्या पढ़ना है चैप्टर में, ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। ये आप याद करेंगे पहली स्टार्टिंग से, वरना आगे प्रॉब्लम हो जाएगी क्लासिफिकेशन में। कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है, CHO रखना है, याद है ना, CHO। है ना, CHO, है ना। C6H12O6 क्या होता है? मतलब होता है ना फूड, ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या होती है? C6H12O6। तो वैसे आप समझ सकते हैं। जनरल फॉर्मूला यहाँ पे क्या होती है? वो होती है CH2 और O और बाहर से N। ये हम देखेंगे बाद में, भी ये समझ नहीं आ जाएगा फंक्शन स्ट्रक्चर में ही। फंक्शन क्या होता है इसका? एनर्जी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी सोर्स होता है हमारी बॉडी के अंदर ना। जो भी हमें एनर्जी मिल जाती है वो कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है। एग्जाम्पल्स में क्या आता है? ग्लूकोज, है ना, जो कि एक मोनोसेकेराइड होता है। क्या होता है? मोनोसेकेराइड। मतलब जो खाली बनता है एक सेकेराइड से, ठीक है। हम देखेंगे वो आगे वो क्या है। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड होता है। क्या होता है? डाइसेकेराइड। वो एग्जाम्पल किस, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स है। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, also starch and cellulose, they are also carbohydrates. But to be more precise, you will say that glucose is a monosaccharide, while sucrose is a disaccharide. हम देखेंगे फ्रक्टोज भी आ गया, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, सुक्रोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है। while starch and cellulose they are polysaccharides, मतलब मल्टीपल यहाँ होते हैं सैकेराइड्स, ठीक है। और प्रोटीन्स की बात अगर आते हैं, जाहिर सी बात है, हम जानते हैं प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमीनो एसिड्स की चेन से बन जाता है प्रोटीन ना। अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड जुड़ा होता है पेप्टाइड बॉन्ड से, जो चेन बनाते हैं पूरी, इसको बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद फंक्शन क्या होता है प्रोटीन का? एंजाइम ऐड करता है प्रोटीन, ठीक है। एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंजाइम्स हो सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर के तौर पे, हमने पढ़ा था कोलाजन फाइबर्स वगैरह। ट्रांसपोर्ट के तौर पे भी हमने कहा था वो करियर प्रोटीन जो होते हैं ना। हॉर्मोन्स भी होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। तो इस लिहाज से हम समझ सकते हैं इसको। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो। देखिए, हर प्रोटीन हार्मोन नहीं होता, लेकिन कुछ हार्मोन्स प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे समझ रही चीज। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स प्रोटीन्स होते हैं पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड जो है ना, वो एक मोनोमर होता है ना, मोनोमर एक यूनिट। अब अमीनो एसिड जुड़ रहा है, बन रहा है पॉलीमर एक, उसको बोलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन एक पॉलीमर होता है अमीनो एसिड्स का, वो बन जाता है बाय द बॉन्डिंग बिटवीन द अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड जो दरमियान होता है बिटवीन अमीनो एसिड्स। सब पढ़ना है में स्ट्रक्चर सारा, लेसन वही है सारा। लिपिड्स की बात करते हैं ना, फैट्स है, ऑयल्स है, वैक्सेस है। लिपिड्स पता है कि वो क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर। होते क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। फंक्शन क्या होता है लिपिड्स का? एनर्जी स्टोरेज, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। हम जानते हैं मेम्ब्रेन कैसे बन जाता है? प्रोटीन से भी, लिपिड से भी, और कार्बोहाइड्रेट से भी। लिपिड बाइलेयर मॉडल ना, आता है ना आपको, लिपिड बाइलेयर मॉडल। तो वो आपको याद होगा। एग्जाम्पल ट्राइग्लिसराइड्स यहाँ पे आ जाती है, किसमें? लिपिड्स में। ट्राइग्लिसराइड्स,
फॉस्फोलिपिड्स जैसे हमने पढ़ा था वहां पे, फॉस्फोरस और लिपिड्स, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोरस हेड होता है, वो हाइड्रोफोबिक या फिलिक होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, सॉरी हाइड्रोफिलिक होता है। जो टेल होती है वो क्या होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो इसलिए जो टेल है वो अंदर से आती है, बाहर से हेड बाहर क्यों रहते हैं, पढ़ा था हमने ना। तो ये लिपिड्स की टाइप्स होती है, ठीक है, एग्जांपल्स ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, जो डीएनए और आरएनए होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, जो न्यूक्लियस में होते हैं एसिड्स। अब वो बन जाते हैं असल में न्यूक्लियोटाइड से। वो हमें क्लास 12 में पढ़ना है अच्छे से, वो कैसे क्या बन जाता है, अभी आपको समझना नहीं है वो चीज़। यहाँ पे दो टाइप्स होती है, डीएनए आरएनए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और आरएनए करता है हेल्प प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, ठीक है, जैसे हम जानते हैं मैसेंजर आरएनए बन जाता है, इसके बाद आरएनए से बनता है एमआरएनए, फिर वो करता है हेल्प प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर, वो हमें पढ़ना है क्लास 12 में। और मोनोमर्स और पॉलीमर्स, ठीक है, मोनोमर क्या होता है, सिंपल यूनिट, जैसे एक अमीनो एसिड एक मोनोमर होता है, सिंपल यूनिट। ग्लूकोज वो मोनोमर होता है, ठीक है। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड वो क्या होता है, मोनोमर। फिर न्यूक्लियोटाइड जब मिल जाता है बनाता है क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ग्लूकोज जब मिल जाता है बनाता है क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जब जो है क्या बोले, क्या, मोनोसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट। जो मतलब अमीनो एसिड जब मिल जाता है बनाता है क्या है वो, जाहिर सी बात है, प्रोटीन। तो चलते हैं नीचे। पॉलीमर क्या होता है, ये था मोनोमर। कुछ बेसिक्स याद रखना है बेटी, ठीक है। पहले पॉलीमर, ये थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, मतलब थोड़ा है ना केमिस्ट्री जैसा है ये। केमिस्ट्री चलता है यहाँ, पढ़ रहे होता है इंसान। शायद क्लास 12 लैब पे ना, शायद केमिस्ट्री में भी चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, है ना। हम्म। हाँ भी शायद। पॉलीमर क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल मेड ऑफ मोनोमर्स, है ना। एक लार्ज मॉलिक्यूल जो बहुत सारे मोनोमर से बन जाता है। जैसे प्रोटीन एक पॉलीमर होता है, जो कि छोटे छोटे मोनोमर उनको क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड से बन जाता है। स्टार्च एक पॉलीमर है जो किससे बन जाता है, जो बन जाता है मतलब मोनोसेकेराइड यूनिट से इसके। डीएनए किससे बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड से, जाहिर सी बात है, डीएनए इज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक पॉलीमर है, एक न्यूक्लिक एसिड है। और डीएनए बनता है किससे, न्यूक्लियोटाइड से, जो क्या होते हैं, मोनोमर्स। और यहाँ पर हमें आगे चल के प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आप फिलहाल मानिए ऐसे कि वो होती है एसेंशियल फॉर ग्रोथ, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स होते हैं, दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनके कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं। एल्कलॉइड जिसमें हमें पढ़ने, पिगमेंट्स जाहिर सी बात है, रंग देते, एंटीबायोटिक्स मतलब वो मारते हैं अंदर से जो एंटीजेंस घुस जाते हैं बॉडी में, उसके खिलाफ बन जाती है एंटीबायोटिक। वो प्रोटीन्स ही होते हैं असल में, एंटीबायोटिक्स प्रोटीन्स होते हैं वो, मतलब जो एंटीजन बन जाता है उसको मार देते हैं। और कभी भी इतना नहीं रहना चाहिए ना, वो इंसान होता है ना, कुछ कुछ लोग होते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड, सोचते हैं यहाँ हो जाएगा इन्फेक्शन, वहाँ हो जाएगा इन्फेक्शन, वो लोग होते हैं जल्दी बीमार फिर, क्योंकि उन लोगों को एंटीजन एक्सपोजर नहीं हो गया होता है। एंटीजन एक्सपोजर इंपॉर्टेंट होता है एंटीबॉडी बनने के लिए। अगर कोई एंटीजन घुसा ही नहीं आपकी बॉडी में, आप कैसे ठीक हो जाएंगे। मतलब कोरोना वायरस के टाइम पे हम लगाते मास्क वगैरह, वो सही था ही नहीं, हमें मास्क निकाल ली थी, और हमें वायरस को अपने आप को एक्सपोज करना था वायरस की और, ताकि हमें इम्यूनिटी बन जाती। लेकिन हम लोगों ने उल्टा कर दिया। इससे क्या हो गया, जिन लोगों ने जितने मास्क लगाए उतना बीमार ज़्यादा हो गए, हो जिन लोगों ने एहतियात किया ही नहीं वो लोग बच गए, उनको मिल गई थी एंटीबॉडी। की पॉइंट, लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जाहिर सी बात है, दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, एनर्जी, रेगुलेशन एंड जेनेटिक कंट्रोल, जाहिर सी बात है ना। तो वो पता थी हमें। अगर समझ नहीं भी आएगा तो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, तो बेसिक्स है यहाँ पे। देर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आवर बायोस्फीयर, है ना। अगर हम देखेंगे अपने बायोस्फीयर के अंदर कितने डाइवर्सिटी मिल जाती है हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन एक क्वेश्चन आया हमारे दिमाग में हो जाता है कि क्या सारे ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं सेम केमिकल से ही, जैसे दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, है ना। Are all living organisms made up of same chemicals, that is elements and compounds, जाहिर सी बात है। You have learned in chemistry how element analysis is performed, ना हम जानते हैं element analysis क्या होता है, मतलब चेक करना किसमें कितना एलिमेंट है, किसमें कितना कॉम्पोजिशन है। एलिमेंट एनालिसिस होती है स्टडी ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेटिव प्रोपोर्शंस। कितना इसका प्रोपोर्शन है, रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या होता है, ये तो हो गया प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे जार में बॉल्स है, रेड बॉल, ग्रीन बॉल, ऑरेंज बॉल। मैं बोल रहा हूँ ग्रीन बॉल के प्रोपोर्शन, रिलेटिव प्रोपोर्शन है कि वो 10 में से वो 2 है, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोपोर्शन। रेड बॉल्स 10 में से 5 है, जितना बाकी बच गया वो कौन है, कोई और कलर बॉल का, इसको बोलते हैं क्या, रिलेटिव प्रोपोर्शन। लिविंग मैटर मेनली कंटेन्स कार्बन, जैसा कि आपको पता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। CHON रखिए आप याद, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लिविंग मैटर में होता है मेनली। These four elements, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen,
form the major part of biomolecules, ठीक है। अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, जैसे आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, जैसे फॉस्फोरस हमारी बॉडी में कम होता है, सल्फर कम होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम है, आयरन वगैरह जितने भी है। एलिमेंटल एनालिसिस दिखाती है कि कार्बन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि अगर आप रिलेटिव अबंडेंस देखोगे कार्बन की हमारे बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, तो मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट पाया जाता है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको बोलते हैं कार्बन। विच इज वाई लाइफ इज कार्बन बेस्ड। लाइफ इज व्हाट? कार्बन बेस्ड। अब देखते हैं हम अच्छे से। इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस, ये ठीक, एनालिसिस ऑन द प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या माइक्रोबियल पेस्ट। मतलब माइक्रो पेस्ट क्या होता है? मतलब होता है कि थिक सेमी सॉलिड जो मास बन जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ऑब्टेन आफ्टर ग्रोइंग माइक्रोब्स को जब हम कहते हैं ग्रो लार्ज क्वांटिटी में। माइक्रोब को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करने के बाद उनको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, मतलब उनको घुमाया जाता है खतरनाक तरीके से, फिर वहाँ कुछ पेस्ट जैसा बन जाता है, उसको बोलते हैं माइक्रोबियल पेस्ट। अगर उस पर हम करेंगे एनालिसिस, वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन मिल जाता है हमें वहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है और सेवरल अदर मिल जाते हैं, एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट मिल जाता है पर यूनिट मास ऑफ ए लिविंग टिश्यू। अगर लिविंग टिश्यू का ये यूनिट मास है इतना है, इसमें कितना एलिमेंट्स पाया जाता है, इसमें कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन है, वो हम जानते हैं किसे? बाय एलिमेंटल एनालिसिस। इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन ए पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट पे अगर हम देखेंगे ना, एंड एज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, जाहिर सी बात है वो ना लिविंग मैटर है, मतलब हम लिविंग मैटर है, लेकिन जो मतलब क्रस्ट ऑफ अर्थ है वो लिविंग मैटर है नहीं। तो हमें सिमिलर लिस्ट मिल जाता है, वही ऑब्टेन ए सिमिलर लिस्ट, है ना। फिर से वो सवाल पैदा हो जाता है, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस कहाँ से आ गई है? कि अगर हम बोलते हैं हम लिविंग मैटर है, हम क्वेश्चन ऑफ आई कर पाते हैं, हम सेल्फ अवेयर, वो कहाँ से आ गया हमारे अंदर? अगर से बाकी जितना भी हमें मिलता है मैटर यूनिवर्स में सारा, वो क्या है? नॉन रैशनल, नॉन कॉन्शियस। तो हमारे में कॉन्शियसनेस, रैशनैलिटी कहाँ से आ गई है? जाहिर सी बात है, इस्लाम भी यही बोलता है कि हमें एक कॉन्शियस बीइंग से आ गई है, एक रैशनल बीइंग से आ गई है जो खुद अकल वाला और शऊर वाला है। तब जाके हम क्वेश्चन ऑफ आई कर पाते हैं, क्योंकि खुद जो खुदा है वो क्वेश्चन ऑफ आई कर सकता है। उसकी कैफियत हम नहीं बोल सकते, अल्लाह ताला की जो अस्मा सिफात की कैफियत है ना, मतलब उसकी जो एट्रीब्यूट्स की हाउनेस है, वो हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारे में जो सेंस ऑफ सेंसरी परसेप्शन या बोलेंगे सेल्फ अवेयरनेस है, वो कहाँ से आ गया? जाहिर सी बात है एक लिविंग बीइंग से ही, यहाँ बोलेंगे कॉन्शियस बीइंग से ही। उसको बोलते हैं अल हई, है ना कुरान में, अल हई, जिंदा जावेद। अब देखिए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट? अब फर्क क्या है फिर? मतलब यहाँ भी अर्थ गैस में भी क्या पाया जाता है? मैटर। यहाँ भी क्या है? मैटर। लेकिन हम बोलते हैं इसको नॉन लिविंग मैटर, उसको क्या बोलते हैं? लिविंग मैटर। इन एब्सोल्यूट टर्म्स नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट। इसको बोलते हैं ये जो किताब लिखने वाला ना, ये इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है। ये सच में लिख रहा है, कितना साइंस बोल सकती है, साइंस के पास जवाब नहीं है इस चीज़ का। ये खुद बोल रहा है कि कोई डिफरेंस हम नहीं बता सकते, एथीज के हिसाब से कोई डिफरेंस है ही नहीं। हम सेल्फ अवेयर ह्यूमंस में और नॉन सेल्फ अवेयर मैटर के अंदर, वो बोलते हैं मैं मैटर ही हूँ जो यूनिवर्स में इसका पार्ट हूँ। कितना कमजोर अकल का होता है वो। All the elements present in the sample of Earth's crust are also present in the sample of living tissues. अगर आप मेरा सैंपल लोगे ना लिविंग टिश्यू का, या अपना लोगे आप, या आप लोगे अर्थ क्रस्ट का सैंपल, दोनों में आपको मिलेगा कार्बन। तो ये लाइफ कहाँ से आ जाती है? ये तो सवाल इसी को बोलते हैं ना, ए बायोजेनेसिस साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। हम पढ़ेंगे क्लास 12 में व्हाट इज ए बायोजेनेसिस। तक क्यों नहीं है? पहले मिनट। ए बायोजेनेसिस का मतलब होता है लाइफ आ गई फ्रॉम नॉन लाइफ। क्या होता है? लाइफ केम फ्रॉम नॉन लाइफ। इसको हम प्रूव नहीं कर सकते साइंटिफिकली, व्हाट हाउ ए बायोजेनेसिस हैपेंड, कैसे आ गई लाइफ फ्रॉम नॉन लाइफ, इसको हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। तो इसने भी यहाँ पे बेचारे ने अच्छे से किताब में लिखा है कि इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है ये ऑथर किताब का। However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than in earth crust. लेकिन अगर हम क्लोजर और एग्जामिनेशन करेंगे, मजीद हमने टेस्ट कर दिया लेबोरेटरी के अंदर, हम देखते हैं कि जो रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव मतलब क्या हो गया? अगर हम कंपेयर हम कर रहे हैं बिटवीन द कार्बन प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, अब इसमें हम कंपैरिजन मुआवजा कर रहे हैं हम, उसको बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस। तो रिलेटिव अबंडेंस कार्बन और हाइड्रोजन की विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स
इस हायर होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में देन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर नहीं पाया जाता है उतना ज्यादा क्या, क्या इसको बोलते हैं, कार्बन। लेकिन जो यहाँ पे हमें कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाता है कहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो कहीं ज्यादा होता है रिलेटिवली। वो मोर अबंडेंट होता है कंपेयर टू जो हमें कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाता है इन द अर्थ क्रस्ट। हालांकि दोनों में सेम कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। ये हमें पढ़ना है। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, कैसे हम देखते हैं इसमें कितना केमिकल कंपोजिशन है, कितना कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या न्यूक्लिक एसिड कितना इसमें है, ठीक है। और फिर हमें पढ़ना है आगे चल के प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, आपको मैंने कहा ना भी वो क्या होते हैं, ठीक है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये थे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे बायो, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल्स जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे एंड पे एंजाइम के बारे में। इसी के साथ हमारा चैप्टर सारा खत्म हो जाएगा। इतना ही चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, ये बहुत आसान है। चलते हैं हम नीचे। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, हम देखते हैं पहले ये चीज। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे, what type of organic compounds are found in the living organisms, है ना। कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर। टू गेट एन आंसर वन हैज टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। वी कैन टेक, हम क्या कर रहे हैं, हमें करना है एनालाइज क्या, केमिकल कंपोजिशन को, कि कितना मिकदार केमिकल्स का है। हम करेंगे काम, हम लेंगे लिविंग टिश्यू को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए वेजिटेबल और ए पीस ऑफ लिवर, ठीक है, ले लिया हमने, एंड ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर उसको हमने ग्राइंड कर दिया। ट्राइक्लोरो, देखिए क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है ना, Cl3। पेन क्यों नहीं लिख रहा आज, एक मिनट रुक जाइए आप, एक मिनट। उसको क्या मसला हो गया पेन को, हाँ हो गया, है ना। ट्राइक्लोरो है ना, ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन यहाँ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है। एसिटिक एसिड क्या होता है ना, CCOH, पढ़ा होगा ना ये क्लास 10th में, CCOH है ना, एसिटिक एसिड। और ट्राइक्लोरो मतलब Cl3 COOH, ये तो आसान है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को हम लेंगे, ग्राइंड करेंगे यूजिंग मोर्टार एंड पेस्टल, वरना वो होता है ना मोर्टार एंड पेस्टल। नियमित भाई क्या शब्द का शेर पड़ता है, नियमित भाई, दकुर दकुर नहीं बोलता इसको, क्या बोलते हैं इसको, नियम होता है वो, उसको जिसे ऐसे ऐसे मार रहे होते हैं, फिर उससे मतलब कुछ चटनी बनाते हैं बाजू का, तो वैसे पुराने जमाने में ऐसे कहते थे, आज भी कहते हैं, ट्रेडिशनल वे तो यही है। वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, हम एक, हमें मिल जाती है थिक स्लरी एक। इसके बाद ना हम करें एसिटिक एसिड को, ले रहे हैं हम उसको, हम बिल्कुल मोटार और पेसल से ग्राइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लरी का मतलब होता है कि थिक सेमी लिक्विड मिक्सर मिल गया हमें, सेमी लिक्विड, पूरा लिक्विड भी नहीं है। फॉर्म बाय ग्राइंडिंग द लिविंग टिश्यू, यहाँ पे तो लिविंग टिश्यू नहीं था, यहाँ पे था ना वो एसिटिक एसिड, वो समझना आपको खुद ही। तो मतलब यही छोड़िए आप फिलहाल। स्लरी मतलब हो गया, आप मानिए जब कोई चीज बन जाता है सेमी लिक्विड ग्राइंड कर रहे से, ठीक है। इफ वी वर टू ऑब्टेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ, चीज क्लॉथ ना वो जो सामन को होता है ऊपर से, होता है ना वो जो मतलब पनीर होती है ना, उसको ऊपर से ना क्लॉथ जैसा होता है, जो वो रखता है गूर ऊपर से, है ना, दूध वाला रहता है ऊपर से। तो उसमें से अगर हमने कर दिया काम, वी वर टू ऑब्टेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ से, उसको ऑब्टेन कर दिया किसको, वर्ड टू, ये ऑब्टेन लिखा है, ट्रेन लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है पता ही नहीं। और कॉटन वी वुड ऑब्टेन टू, अच्छा ऑब्टेन लिखा है, वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शंस, हमें 2 फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। आप मानिए फॉर एग्जांपल मैं लिया चीज क्लॉथ, अब मैं डाल रहा हूँ स्लरी को उधर से, ठीक है, ऐसे ऐसे डाल रहा हूँ स्लरी को जो एस्टिक एसिड से बन गई है, हमें 2 फ्रैक्शंस मिल जाएंगे, 2 चीजें मिल जाएंगी हमें। वन इज कॉल्ड ए फिल्ट्रेट, एक हो गया फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट मतलब क्या हो, जो पास हो गया, जो निकल गया, फिल्टर हो गया, फिल्ट्रेट, है ना। दूसरा क्या होता है, और मोर टेक्निकल बोलेंगे एसिड सॉल्युबल पूल, जो ऊपर बच गया, जो एसिड सॉल्युबल पूल, जो ऊपर नहीं बच गया, जो नीचे आ गया फिल्ट्रेट की फॉर्म में, उसको बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। एंड द सेकंड इसको बोलते हैं रेटिनेट, और द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है। जो सॉल्युबल नहीं था एसिड के साथ, वो ऊपर रह गया। जो एसिड के साथ सॉल्युबल था,
जो स्लरी बन गई थी वो नीचे उतर गई। एसिड सॉल्युबल पूल्स को बोला जाता है। आप समझ रहे कि नहीं मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको? देखिए एक मिनट। ये अपन ये चीज क्लॉथ है क्या है? ये पेन को क्या मसला हो गया, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है पेन। अच्छा ठीक, मैंने इसको शायद पानी लगाया था, मैं पानी साफ किया था, मैं सफाई की ना आज। मैं आ गया ऊपर वाले कमरे में, इसको शायद पानी गया अंदर से। मैं भी कमाल का हूँ, मैं सफाई करता हूँ पानी से इन चीज़ों की। अच्छा उसके बाद चीज, अच्छा यहाँ तक पहुंचे थे हम। अब ये चीज क्लॉथ है ठीक है, मैं डाला हूँ इस पे क्या, स्लरी ऑफ एसिटिक एसिड। अब वो जा रही है नीचे, जो जा रही है नीचे उसको क्या बोलेंगे हम? एसिड सॉल्युबल पूल। सेकंड जो ऊपर रहेगा उसको बोलते हैं रेटिनेट और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। साइंटिस्ट have found thousands of organic compounds in the acid soluble pool के अंदर उनको thousands of organic compounds मिले हैं। हम देखते हैं पहले एसिड soluble pool क्या होता है, देखिए। What is acid soluble pool? ठीक है, it's the filtrate obtained after treating the cell extract with acid। अगर हमने जैसे ऊपर लिखा था ना वहाँ पे कि वी विल टेक व्हाट, एनी लिविंग टिश्यू एंड ग्राइंड इट इन। हमने लिविंग टिश्यू लिया, उसमें डाल दिया एसिटिक एसिड और ग्राइंड कर दिया। उसके बाद हमें फिल्ट्रेट मिल गया ना नीचे, जो गिर गया हमारे जो चीज़ क्लॉथ से पास हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड सॉल्युबल पूल। कि इतना सब एसिड के साथ मिल गया ठीक है। इट कंटेन्स स्मॉल लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स दैट डिसॉल्व इन एसिड, है ना, सच एज अमीनो एसिड्स। अब जो हमें ये फ्रैक्शन मिल गया ना, इसको बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। ये जायज बात है लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा, तब जाके पास करके ना जो हाई मॉलिक्यूलर वेट का होगा वो ऊपर रहेगा। अब लो मॉलिक्यूलर वेट का आमतौर पर क्या होते हैं, जो डिसॉल्व हो जाते हैं एसिड में और फिल्ट्रेट से पास करते हैं, उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, फिल्टर से पास करके फिल्ट्रेट बन जाते हैं, उनको बोलते हैं अमीनो एसिड, सच एज अमीनो एसिड्स है। सिंपल शुगर्स आ जाती है इसमें, न्यूक्लियोटाइड्स इसमें आ जाते हैं ठीक है। अपन ना वही जो मोनोमर्स होते हैं, पॉलीमर्स नहीं, आयंस विटामिन यहाँ पे घुस जाते हैं ठीक है। सो द एसिड सॉल्युबल पूल का मतलब होता है जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होते हैं एसिड से, और उसके बाद चीज क्लॉथ से या फिल्टर से पास होकर फिल्ट्रेट बनाते हैं, और ऊपर जो बचता है उसको बोलते हैं रेटिनेट। ठीक है, आप मानिए फॉर एग्जांपल मैं चाय बना रहा हूँ, मैं अब चाय में छन्नी में डाल रहा हूँ चाय में, इस ऊपर जो बचे मलाई वाले बच जाती है वो क्या है? रेटिनेट। जो चाय नीचे उसको क्या बोलेंगे हम? फिल्ट्रेट, है ना, वही आसान चीज़ है। तो ये हो गया। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एग्जाम्पल देखिए। फिल दिस मीन्स दैट स्ट्रेन। अच्छा यहाँ पहले में ही पढ़ा रहा है ये चीज़। अच्छा यहाँ पे स्ट्रेन लिखा है ना, वी वर टू स्ट्रेन, है ना। इफ वी वर टू स्ट्रेन थ्रू, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन हो गया छन्नी करना। मैं बोल रहा हूँ ऑप्टेन है, क्या मतलब हो गया? ये स्ट्रेन लिखा है, STRAIN। इफ वी वर टू स्ट्रेन थ्रू अ चीज क्लॉथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेन का मतलब क्या होता है। दिस मीन्स द स्ट्रेन मटेरियल सेपरेट्स इनटू द टू पार्ट्स, फिल्ट्रेट जो कि एसिड सॉल्युबल पूल होता है, द लिक्विड पार्ट that pass through the cloth. It contains small molecules like sugars, amino acids, न्यूक्लियोटाइड्स एंड आयंस। ये बात आपको याद रखनी है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं फिल्ट्रेट से, फिल्टर से पास, उनको बोलते हैं फिल्ट्रेट। एग्जाम्पल क्या आती है? शुगर्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, आयंस एंड vitamins, वो भी रह सकते हैं अब यहाँ पे, which get dissolved in the acid with the tissue and then they get passed through the filtrate and retinate, the acid insoluble fraction that was not soluble with the acid, the solid part left behind or on the cloth जो रह गया ऊपर, इट कंटेन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स। जाहिर सी बात है क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा रेटिनेट मॉलिक्यूल्स का जो ऊपर रह जाते हैं। जैसे प्रोटीन्स की एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की, जो कि पॉलीमर्स होते हैं सारे ना। प्रोटीन इज अ पॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर, हमें सब पढ़ना आगे। पॉलीसेकेराइड इज अ पॉलीमर, लिपिड्स एक पॉलीमर है विच नॉट डिसॉल्व इन एसिड बिकॉज ऑफ देयर हाई मॉलिक्यूलर वेट। इन शॉर्ट, अगर स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होगा वो फिल्ट्रेट का होता है जो एसिड सॉल्युबल होता है। लार्ज मॉलिक्यूल्स रेटिनेट, एसिड इनसॉल्युबल होते हैं, वो छन्नी से या चीज क्लॉथ से पास नहीं करते थे। फिल्ट्रेट क्या होता है? लिक्विड दैट पासेस थ्रू अ फिल्टर ड्यूरिंग दिस स्ट्रेनिंग। जब हम स्ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेनिंग मतलब छन्नी मारना, फिल्ट्रेशन करना, उस मौके पे जो पास कर जाता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, और रेटिनेट जो बच जाता है, जो पास नहीं कर देता है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल ये बताइए आपको, ये कुछ नहीं है। अच्छा उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है।
अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन इससे करवाया है। आप देखिए एलिमेंट तो सेम ही है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ठीक है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है। आप वो लर्न करना पड़ेगा ना, पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल आप आज से वो लर्न करिए। वो क्लास 10th में 11th में तो है वो चैप्टर ना, वो आपको लर्न होना चाहिए सारा अच्छे से, फुल पीरियोडिक टेबल। वो तो आसान याद होना, क्या हो जाएगा, 1 घंटे में याद हो जाएगा, लेकिन वो करना चाहिए अच्छे से पूरा याद। और ना वैसे याद करना चाहिए ना पूरा, पीरियड्स करने चाहिए पूरे याद अच्छे से, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स, मतलब ग्रुप्स करने याद, पीरियड्स जरूरी नहीं है, ग्रुप्स करने चाहिए याद पहले, ठीक है। मैंने क्या था वैसे याद है, लीना की रब से फरियाद, आज भूल गया होगा। हाइड्रोजन, लिथियम की, पोटेशियम, बेरिलियम, बोरॉन है ना। रब से फरियाद नहीं, रुबिडियम से, सेलेनियम, वो क्या फरियाद, भूल गया आज, देखा, भूल जाता है इंसान को जब पढ़ाई नहीं केमिस्ट्री लगभग 3 साल से 4 साल से। अच्छा इसमें करनी है वैसे ना, कुछ वो रखनी है मेमोनिक याद, वैसे करना है, ये ग्रुप सारे याद करने हैं ना, क्योंकि इसमें हेल्प मिल जाएगी आपको वो, जब आप पढ़ेंगे ना वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, वो एटॉमिक शेल्स क्या होते हैं, मुझे भूल गया याद ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं खुदा, हाँ। वो पी शेल है, पी फंड क्या था वो, पी शेल, उसमें कुछ मिल जाएगा आपको हेल्प। अच्छा, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब देखिए आप कंपेरिजन, यहाँ देखिए आप, अब देखिए अर्थ क्रस्ट वेट ऑफ, वेट परसेंटेज, ये वेट नहीं है, ये परसेंटेज वेट है, परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी। हम हाइड्रोजन की परसेंटेज वेट देखते हैं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर और ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये क्या होता है परसेंटेज वेट, देखिए मैं बताऊंगा आपको, देखिए। 1 मिनट, ये चलता ही नहीं है, कॉल क्यों ऐसा हो गया। 1 मिनट, इसको ये क्या हो गया। क्या मसला हो सकता है इसको। हाँ देखिए, वेट परसेंटेज क्या होता है, या परसेंटेज वेट इसको बोलते हैं, वेट परसेंटेज। इट मींस द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस expressed, amount of a substance expressed as percentage of the total weight of the sample। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं एज परसेंटेज के फॉर्म में, आप किसी चीज का अमाउंट जो है वो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं परसेंटेज के फॉर्म में, टोटल वेट ऑफ द सैंपल, ऑफ द टोटल वेट ऑफ द सैंपल। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल से समझाएगा चीज, इफ कार्बन मेक्स अप 18% बाई वेट इन ए सेल, मतलब क्या हो गया, अगर कार्बन बना रहा है 18% बाई वेट सेल के अंदर, जाहिर सी बात है, मतलब क्या हो गया, 18 ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ लिविंग मैटर में ना, वैसे ही उसको बोलते हैं परसेंटेज वेट। या आप पढ़ेंगे शायद ऐसा यूनिट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में ना, यूनिट से मेजरमेंट में, फिजिक्स में पढ़ेंगे ना आप, पढ़ा होगा आपने वैसे। सो परसेंटेज वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100, ऐसे निकालते हैं इसको हम। वेट ऑफ कंपोनेंट जो होगा अपॉन टोटल वेट ना, जैसे हम कहते हैं परसेंटेज में, फॉर्मूला तो यही होती है ना, वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वेट कितना है इसका, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, निकलती है परसेंटेज उस हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देंगे वेट ऑफ कंपोनेंट 18 ग्राम अपॉन 100, टोटल वेट है 18 अपॉन 100, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया ना वो बराबर 18%, वैसे ही। उसके बाद ये दिखा रहा है हाइड्रोजन कितना होता है, 0.14 ग्राम, 0.14%। ये परसेंटेज ग्राम वैम नहीं है, मतलब समझाने के लिए वो एग्जाम्पल थी वहां पे। आप मानिए आपकी जो बॉडी है ना, उसमें 0.5 जो परसेंट है वो क्या है, वो हाइड्रोजन है, 0.5%। वेट उसका जितना भी है वो हाइड्रोजन है। आप अंदाजा करिए, अगर हमारी बॉडी 100 किलो है, उसमें से आप मानिए आधा किलो जो है वो क्या है, हाइड्रोजन, मिसाल के तौर पे, वैसे समझना ये चीज, ये परसेंटेज वेट है। समझ गई यूनिट कैसे आई है, परसेंटेज वेट 0.5। अर्थ क्रस्ट में कितना होता है, 0.14। इंसान में कितना होता है, 0.5। उसके बाद देखिए आप, कार्बन कितना होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, 0.03।
0.03 या 0.03 होता है। हम में कितना होता है? 18.5। देखिए हम कितने कार्बन से बन जाते हैं? 18.5। अब देखिए ऑक्सीजन कितना ज्यादा है अर्थ क्रस्ट में, 46.6, और हम में कितना ज्यादा है? 65.0। ये वेट परसेंटेज है। उसके बाद देखिए आप इसको आएगा ना, साम आएगा इसको 100 बराबर, है ना परसेंटेज। परसेंट क्या होता है? पर 100 परसेंट। सेंट हो गया 100, इसको सम आएगा बराबर 100। ऐसी ऑक्सीजन देखिए आप, 46 पॉइंट, अच्छा ये देखा हमने। नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में बहुत कम होता है, हम में कितना होता है? 3.3, अच्छा खासा होता है। तो आप देखिए हमारे में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितना ज्यादा होता है। कार्बन है ना, कार्बन ये पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा, मतलब हमें तो कार्बन उतना ज्यादा नहीं है, मगर हमारे अंदर रिलेटिव अबंडेंस कार्बन की उतनी नहीं है, ज्यादा रिलेटिव अबंडेंस देखेंगे ऑक्सीजन की ज्यादा है ना। कार्बन की उसके बाद सेकंड नंबर पे कार्बन ही आता है, मगर जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वहां पे कार्बन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उस हिसाब से रिलेटिव अबंडेंस कार्बन की ज्यादा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। हम में ऑक्सीजन ज्यादा है, वो तो अलग चीज है, वो एक्सेप्शनल केस है हमारा। अब देखिए आप सल्फर 0.03, हमें कितना होता है? 0.3, ज्यादा हमें होता है। सोडियम देखिए आप 2.8, ह्यूमन बॉडी में कितना होता है? 0.2, हमें कम होता है सोडियम, होता है सेल वगैरह में होता है। कैल्शियम कितना होता है? 3.6% परसेंटेज वेट के हिसाब से, हमें कितना होता है? 1.5। मैग्नीशियम 2.1, 0.1। सिलिकॉन 2.27.7, देखिए सिलिकॉन कितना ज्यादा होता है अर्थ के क्रस्ट में। सिलिकॉन कितना ज्यादा पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में। और साथ में देखिए आप ये ऑक्सीजन कितना ज्यादा पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में। और हम में सिलिकॉन नेग्लिजिबल होता है। अडेप्टेड फ्रॉम CNR राव, अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटीज प्रेस हैदराबाद, ये किताब का नाम है, ठीक है। ये CNR राव से नहीं निकाल दिया, ये टेबल्स नहीं आती है एनसीईआरटी में। अब ये हमें कुछ समझना है, ये आपको समझ आएगा अच्छे से जब तक हम इसका कुछ बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे इस सब का, यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। पढ़ेंगे हम अमीनो एसिड के बारे में पहले, ठीक है। फिर पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा। फिर पढ़ेंगे थोड़ा बहुत हम उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। फिर ये चैप्टर फिर आसान हो जाएगा। देखिए आप पहले यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, इसमें हमें क्या पढ़ना है इस जगह पे, देखिए। To study chemicals present in living tissues, scientists extract compounds from cells and separate them step by step until one pure compound is obtained. केमिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं लिविंग टिश्यूज में, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए साइंटिस्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं कंपाउंड्स को सेल से, उनको सेपरेट करते हैं ताकि वो एक प्योर कंपाउंड को ऑब्टेन कर सके। इसको बोलते हैं आइसोलेशन, अलग कर देना, एंड प्योरिफिकेशन, ठीक है। आफ्टर प्योरिफिकेशन क्या हो जाता है? एनालिटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स आर यूज्ड टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसकी क्या बन जाएगी, है ना। प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स का कैसा होगा, उसके हम क्या करते हैं? वी यूज एनालिटिकल टेक्निक्स। या जो है, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग टिश्यूज आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स, है ना। सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो ऑब्टेन हो जाते हैं फ्रॉम लिविंग टिश्यूज, उनको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन व्हाट? लिविंग टिश्यूज, ठीक है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे बायोमोलिक्यूल नॉन लिविंग टिश्यू में भी हो सकता है, लेकिन कार्बन वहाँ बहुत कम होता है। कार्बन लिविंग होने की निशानी होती है, क्योंकि कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा होता है, ये भी समझ रहे हैं, ये फर्क है ना। ऐसा मत है कि कार्बन सिर्फ लिविंग चीजों में ही है, कार्बन नॉन लिविंग चीजों में भी है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होता है, लेकिन कम मिकदार में होता है। अर्थ क्रस्ट में क्या होता है ना, यहाँ पे कार्बन होता है 0.303। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है ना, इनऑर्गेनिक है, मतलब ऑर्गेनिक नहीं होता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे कार्बन है, लेकिन कम होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कंटेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, है ना। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से, हम में कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकती है, ठीक है। टू प्रूव दिस अ डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट इज डन, ठीक है। देखिए क्या करना है, स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। वेट वेट लाना है, फ्रेश टिश्यू, लीफ लाएंगे या लिवर लाएंगे, इस वेट, उसको हम कहते हैं वेट। ड्राई वेट भी कहते हैं फिर हम। टिश्यू इज ड्राइड, टिश्यू को ड्राई किया जाता है, वाटर करता है इवेपोरेट, तो जाहिर सी बात उसको ड्राई वेट। अब रिमेनिंग जो मास है उसको बोलते हैं ड्राई वेट। इसमें लिखा है इसके बारे में ऐश, ठीक है। उसके बाद ड्राई टिश्यू इज कंप्लीटली बर्न, उसको हम जलाएंगे, ठीक है। ऑल
ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स बर्न ऑफ एज कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी एक्सपेरिमेंट के बाद ये देखा जाता है कि जो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो एज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तरीके से वो क्या कर जाते हैं, बर्न ऑफ कर देते हैं वो। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ बोलेंगे कार्बन कंपाउंड्स बिकॉज ऑल कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, जो लिविंग होते हैं, वो बिल्कुल करेंगे इवेपोरेट, बर्न ऑफ कर जाएंगे, सॉरी बर्न ऑफ करेंगे एज CO2 एंड वाटर वेपर। अगर हमने इसको जला दिया, ठीक है, द लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड ऐश, जाहिर सी बात उसको बोलते हैं ऐश। अब ऐश में क्या होता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स वहां पाए जाते हैं ऐश में, क्योंकि वहां पे ऐश में रहते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बर्न ऑफ कर जाते हैं एज CO2, या तो वो कहते हैं वेपराइज। ये एक्सपेरिमेंट में समझाती है ये चीज। लेकिन जो कैल्शियम होती है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जो कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सल्फेट जैसे एग्जांपल आती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, फॉस्फेट्स एग्जांपल आ जाती है, वो हमें मिल जाते हैं एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर। कहाँ मिल जाते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर मिल जाते हैं कुछ। अब क्या बनता है कंक्लूजन, ये बनता है कि एलिमेंट एनालिसिस में ये बोलती है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। और कंपाउंड एनालिसिस में बोलती है कि विच ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। उसको बोलते हैं कंपाउंड एनालिसिस, जहां पे हम बिल्कुल एनालिसिस करते हैं कंपाउंड्स की। कार्बन कंपाउंड है कि नॉन कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, ठीक है। उस लिहाज से हम कुछ जलाते, फिर देखते हैं अगर ये वेपराइज कर रहा है वाटर वेपर इसका, और इसको मतलब ये बर्न ऑफ कर रहा है CO2, वो कार्बन कंपाउंड है। जो रेसिड्यू बच जाता है, ऐश जो बनता है, वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक, कैल्शियम मैग्नीशियम, वो सब एग्जाम्पल अभी हम पढ़ेंगे सब कुछ। केमिस्ट्री की व्यू से आप देख सकते हैं कि कंपाउंड्स आर आइडेंटिफाइड बाय फंक्शनल ग्रुप्स, है ना, पढ़ा होगा आपने क्लास 10 में वो फंक्शनल ग्रुप, वो सब चीज़ें। OH होता है, ओ अल्कोहल के बारे में, ठीक है, वो सब पढ़ा होगा आपने, है ना। तो फ्रॉम ए बायोलॉजी व्यू कंपाउंड्स आर ग्रुप्ड एज अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स, ठीक है। हम देखते हैं इंसिडेंट क्या लिखा है, देखिए। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज द लिविंग टिश्यू, हाउ टू एनालाइज द लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये हमें पढ़ना है हायर क्लासेस में। अब ये बोल रहा है कि इट विल सफाइस टू से हियर दैट वन एक्सट्रैक्ट्स द कंपाउंड्स, देन subjects the extract to various separation techniques। हम जब करते हैं एक्सट्रैक्ट किसी कंपाउंड को, फिर उसको हम डालते थे बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स के अंदर, टिल वन हैज सेपरेटेड ए कंपाउंड फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड्स, ताकि हम करेंगे आइसोलेशन, हम करेंगे सेपरेट कंपाउंड को बाकी तमाम कंपाउंड से। इन अदर वर्ड्स वन आइसोलेट्स एंड प्योरिफाइज अ कंपाउंड, इसको बोलते हैं आइसोलेशन और प्योरिफिकेशन। Analytical techniques when applied to the compound give us the molecular formula देते हैं हमें, है ना, कौन, एनालिटिकल टेक्निक्स। या हमें बोलते हैं वो मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या होगा कंपाउंड का, ठीक है। उसके बाद नहीं चल रहा है, ऐसा टाइम हो गया क्लास आ जाए, 1 मिनट, थोड़ा हैंग हो रहा है जैसे कुछ। चल इतना काफी आज के लिए, ठीक है, इंशाल्लाह ये चलता ही नहीं नीचे। तो बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे थोड़ा ये, पढ़ना अच्छे से, क्योंकि ये बनता है बेस केमिस्ट्री के अंदर भी, ये चैप्टर ये वाला। और मतलब जितना भी आप पढ़ेंगे ना मॉलिक्यूल्स के बारे में, कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी, तो वहाँ पे इसकी हेल्प मिल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बैकबोन बन जाता है चैप्टर्स की। और ये थोड़ा मुश्किल भी है बाकियों के कंपैरिजन में। फिर है प्लांट फिजियोलॉजी, वो भी अच्छा खासा मुश्किल है, रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस, वो भी पढ़ना है ऐसे ही। बाकी सब आसान है, फिर कुछ भी नहीं है NCERT, फिर सब आसान है, बस थोड़ा बहुत ये कुछ टॉपिक्स है यहाँ पे आहिस्ते से पढ़ना होता है, समझ समझ के। तो बाकी ये भी उतना मुश्किल नहीं है, सब आसानी होते हैं, जब बेसिस क्लियर होने चाहिए इंसान को। बाकी आप रिवीजन क्या करिए इसका, और मैंने आपको है ना वो सेंड क्वेश्चन आंसर्स वो आप पढ़ते हैं, वो पढ़ने चाहिए। ये इसको क्या हो गया, ये हैंग हो रहा है कुछ। इतना असली काफ़ी है इंशाल्लाह, ठीक है। पता नहीं ये क्यों नहीं चल रहा है, 1 मिनट। टाइम हो गया क्लास का वैसे।